नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का तो आखिरी जो जिंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी जिंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी। जो लोग 30-30 साल इक़्तिदार में रहे हों उसके बाद जो है वो ये कहें कि हमें बाहर भेजें, तो वो तो वैसे ही उनको। कोर्ट को भी बताई गई है कि पिछले 15 दिन से नवाज शरीफ साहब तकरीबन डेली एंजाइना पेन कंप्लेंट कर रहे हैं और उनको एक कॉम्प्लेक्स कार्डिक हिस्ट्री है उनकी। इस वजह से ये बात हमारी समझ से बालातर है कि उनके मेडिकल बोर्ड में और जो उनको यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज की सहूलत दी गई है उसमें कार्डिक वार्ड ही नहीं है। जिस चीज़ की वो असल उनको मर्ज है उस मर्ज का यहाँ पर वार्ड ही नहीं है, ना उसका कोई मुआलज है। तो ये किस किस्म की मेडिकल फैसिलिटेशन की जा रही है? यह डील किससे किसी हुकूमत से कोई ना एनआरओ मांगा है ना डील मांगी। आज मैं लाहौर में बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ इमरान खान से। खफा न होइएगा इमरान खान साहब, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। अगर ये कोई पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां और कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही हैं, तो इसको कौम को इत्मीनान में लिया जाए। ना मुफ्त की डील कबूल है ना मुफ्त की ढील कबूल है जनाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, मियां नवाज शरीफ के हस्पताल जाते ही पाकिस्तान में डील की अफवाहें गर्म हैं। किसी किस्म की डील और किस किस्म के और किसके दरमियान होगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका इस बार गारंटर कौन होगा। दूसरी तरफ साहिवाल साने के बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों का गैर कानूनी तौर पर लोगों को पकड़ कर तफ्तीश के लिए लेके जाने के वाक़यात अब फिर से मीडिया की नजर में आने शुरू हो गए हैं। एक और वाकया मंजरे आम पर आया, सुल्तान जमीर जिसका नाम है, एक लड़के का जिसको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने टैक्सला से 22 मार्च 2018 को उठाया था और आज भी वो लापता है और उसकी वालदा जो है उन्होंने एक पिटीशन दायर की हुई है। नाजरीन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को लेकर सैकड़ों एकड़ पर मबनी लैंड ग्रैबिंग स्कैंडल भी मंजरे आम पर आया है, पर सियासी हलकों में हलचल है डील की। आज हमारे साथ हैं आरिफ निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। इधर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं तलाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा हैं और साबिक स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी रह चुके हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और आप तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के। चंद साहब, पहले ये बताइए कि अब तो आपके अपने इत्तेहादी ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप इस बात को अब वाज़े कर दें कि क्या कोई डील हो रही है कि नहीं हो रही है, और वो ये कह रहे हैं कि जो इतनी अफवाहें अगर गर्म हैं तो एक कम से कम एक स्टेटमेंट आ जानी चाहिए वज़ीर आज़म की तरफ से कि क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुझे मेरे ख्याल में इसका बेहतर जवाब तो तलाल चौधरी साहब दे सकते हैं कि डील हो रही है या नहीं हो रही। जब दोनों पार्टी इनकार कर रही हैं, डील लेने वाले भी और डील देने वाले भी, तो फिर इस वक्त तक तो मेरे ख्याल इसकी प्रैक्टिकल शेप कोई नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि शेख साहब ने जो बात की है एज ए पोलिटिकल वर्कर, सच्ची बात है मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आज भी मीटिंग में रहा हूँ खान साहब के साथ, पिछले हफ्ते भी सारा हफ्ते ही मीटिंग में रहे हैं और बड़ी कैटेगरिकली मैंने खुद पूछा है खान साहब से, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं। और मुझे जो लगता है उन्होंने मेरे पास कोई, तो मुझे लेकिन अब देखना ये है कि क्या हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर मियाँ साहब की जो बेल्स मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अप्लाई किया और मियाँ साहब ने भी किया और उनका बेल होती है, फिर वो बाहर चले जाते हैं, फिर नून लीग का एक बयानिया चेंज हो गया है। असल तो शकूक शबात बयानिया से नजर बेल हो जाती है, मियाँ जो मरियम बीबी का और तलाल चौधरी साहब का जो बयानिया था वो सारा बयानिया चेंज होने की वजह से ये अफवाहें ज़्यादा गर्म हुई हैं। तो अब उसकी तरदीद तो या तईद मेरे ख्याल है मुस्लिम लीग नवाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उस पे बयानिया पे तो हम आएंगे, मगर पहले मुझे ये बताइए कि अगर उनको बेल हो जाती है, कोर्ट उनको बेल दे देती है, तो फिर तो दे आर फ्री टू गो। कोर्ट्स किसी के अंडर नहीं है, कोर्ट्स इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं। आप उनको ईसीएल में तो नहीं डालेंगे, ना कोई डिक्टेशन दे सकता है। देखिए ईसीएल इशू नहीं है, असल इशू तो है बेल होना या केसेस का ख़त्म होना, जो केसेस रजिस्टर्ड हैं उस किसी मंतकी अंजाम तक उनका पहुंचना, असल इशू ये है। और ये इशू इस वक्त सामने आ रहा है। एक लेकिन लोगों में राय पाई जाती है, कोई ये अफवाहें जो है कि जी 7 अरब डॉलर दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं और नहीं दे रहा है, कोई पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहा है, कोई कह रहा है जी कुछ भी नहीं हो रहा। चंद साहब, आपके अपने
आपके अपने जो वजीर हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, वो खुद कह रहे हैं कि उनके पास अब 2 चॉइसेस रह गई हैं, या वो लंदन जाएं या वो जेल जाएं। अगर वो इस तरह के देखिए वफाकी वजीर हैं, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आपके मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी राय है। मैं राय कैसे हो सकती है? ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ होना होगा ना जी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर का है, स्पोक्स पर्सन हूँ। या तो मुझे प्राइम मिनिस्टर कोई बयान देगा तो वो मैं दूंगा, जो पॉलिसी मुझे देंगे वो मैं बयान करूंगा, या मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर अपनी असेसमेंट आपको बता सकता हूँ। 2 ही चीजें हो सकती हैं ना। तो वजीर आजम ने आपको ये कहा है कि इस वक्त कोई डील का कोई खदशा नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल कोई। तलाल साहब ये कहते हैं कि जी आप लोगों का जो बयानिया चेंज हुआ है ना, तब्दील हुआ है, मरियम नवाज साहिबा काफ़ी बातचीत करती थी, अब खामोशी है शरीफ कैंप से, उसकी वजह से शायद ये अफवाहें गर्म हैं कि जी कोई रप्रोशमा होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ देखें, इस बात का भी मैं जो आपने बात कही है ये बिल्कुल इसका भी मैं जवाब देता हूँ, मगर बात ये हुकूमतें जो है ना जी, वो जब आती हैं और उसके बाद जब हुकूमतें चलती हैं तो वो ज़्यादा परफॉर्मेंस पे बात करती हैं। वो अपने जो टारगेट सेट किए होते हैं, जो उनके मैनिफेस्टोज होते हैं, वो उनको लेकर चलती हैं कि ये हमने अचीव कर लिया है, अब ये अचीव करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत ने, क्योंकि आते ही आपने देखा 100 दिन का हाल, आपने वसीम अकरम प्लस देखा इनका, आपने सानिया या साहिवाल से लेकर मैं कहाँ तक स्टोरी सुनाऊं, किस किस बात की। अब इन्हें भी तो कुछ ना कुछ बेचना है ना। पहले तो बेचते रहे हैं चोर और डाकू, वो बिक 6 महीने बेच लिया भाई, उसके बाद आप बेच रहे हैं डील। तो आपको लगता है कि ये अफवाहें खुद फैला रहे हैं? देखिए चांद साहब, देखे ना चांद साहब की सबसे बड़ी मुश्किल पता क्या है? इनकी जो इस वक्त पोजीशन है कि इनके अपने स्पोक्समैन इनके लिए मुश्किल है। और सबसे मुश्किल ये मेरा ख्याल हमें जवाब दे सकते हैं, उनको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल। भी आप हमें दे क्या सकते हैं? आप हाई कोर्ट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप हमें क्या दे सकते हैं? आपने हमें डील कहां देनी है? कौन एनआरओ कर रहा है? और मुझे ये बताइए कि एनआरओ अगर करना होता तो क्या वो जेल जाने के लिए आते? फिर अगले मुकदमात वो खुद अपनी मर्जी से आजाद थे, जब वो किस तरह वो आते रहे तारीखों पर, वो भी एक तारीखी मामला है। उसके बाद शहबाज साहब अंदर हैं, मियां नवाज शरीफ अंदर हैं, हम ECL पे बहुत सारे लोग कई जमानतों पर हैं। अभी हम कह रहे हैं जी हमें डील, सिर्फ मकसद ये है अपनी कारकर्दगी से नजर हटाई जाए और किसी न किसी तरह हमारे नरेटिव, हमारी जो लीडरशिप की शख्सियत है, उसका जो काम है, उस पर किसी न किसी तरह से दाग लगाया जाए। ये तो कह नहीं सकते। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कोई डील नहीं है, चंद साहब कह रहे हैं कि कोई डील नहीं है। आरिफ निजामी साहब, मेरा ख्याल है अफवाहें इसलिए भी गर्म हो रही हैं क्योंकि माजी में आपने देखा कि तमाम पार्टियों ने डील की जब मुश्किल के अंदर आए। अब वो डील किसके साथ की? जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसके साथ तो नहीं की। तो अब मियाँ साहब की अगर तबीयत ख़राब हो गई है तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर इनको बेल मिल जाती है तो क्या ये लंदन जाना पसंद करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी सवाल ये है उनकी सेहत का। वो 3 मेडिकल बोर्ड बनाए गए मुख्तलिफ जी। हर बोर्ड ने यही कहा कि जी इनको आप अस्पताल में मुंतकिल करें। इनका मामला जो है वो कुछ पेचीदा है, जो उनको अमराज हैं, कोई किडनी में स्टोन है, कोई 2 दफ़ा बाईपास हुआ है, कोई डायबिटिक हैं, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह। तो ये वैसे तो जो भी हार्ट पेशेंट होता है ऐसी 2 दफ़ा इनका हुआ है तो वो कुछ तो ज़रूर होता है ना इस उम्र में। लेकिन जब 3 बोर्ड ने ये फैसला एक ही सुनाया तो मजबूरन उन्हें अस्पताल में मुंतकिल करना पड़ा। अब वो इस पर भी मुतमिन नहीं है। बासन इकबाल साहब कहते हैं कि उनको हार्ट का मर्ज है इसलिए इनको गलत अस्पताल में दाखिल कराया गया। तो यहाँ तो यही अवेलेबल है सर्विस हॉस्पिटल। इसका मतलब है PMLN चाह रही है कि किसी तरीके से वो लंदन चले जाएं अपने इलाज की खातर। वैसे तो उन्होंने कोर्ट में खुद भी ये दरख्वास्त दी हुई है कि उनकी सेहत की खातर उनको रिहा किया जाए। तो दूसरे उनकी बेल जो प्ली है, जो उनको सजा हुई है नैब में कोर्ट में, उसके लिए भी बेल पे। तो मेरा ख्याल है उसका तो शायद इंतज़ार करना पड़ेगा इनको। लेकिन मेरे लिए कोई ये अजीब बात नहीं है जो अफवाहें उड़ रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है मोहतरमा कि जब ये साल 2000 में शायद 10 शुरू में गए हैं या 10 दिसंबर को गए हैं, अब मुझे ठीक तरह याद नहीं है डेट। तो किसी को पाकिस्तान में PMLN के सीनियर तरीन रहनुमाओं समेत, राजा जफरुल हक समेत किसी को नहीं पता था कि रफ़ीक हरी और प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और शाह फवाद के ज़रिए एक डील होगी जिसके लिए 10 साल के लिए जा रहे हैं।
तो लोगों के जहन में वो ये चीज़ कि शायद अब भी कोई खामोशी से ऐसा कोई काम हो रहा है। बाकी ये रहा सवाल कि डील किसने देनी है और किसने करनी है। सवाल ये कि उस वक्त तो सदर या चीफ एग्जेक्टिव थे परवेज मुशर्रफ, आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इस वक्त भी ऐसी है कि जो सियासी हुकूमत है वो मिलिट्री लीडरशिप और सियासी लीडरशिप जो है, जो कलीदी फैसले इनकी आपस में क्या करना चाहिए, एक दूसरे से अग्रीमेंट के साथ होते हैं। तो अगर ये दोनों चाहेंगे तो यकीनन डील हो सकती है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मौजूद हैं, वो इस डील की तौसीक करके अपना हुक्मनामा जारी कर सकते हैं कि जी ये इनको माफी तलाफी करें या जो भी करना है डील का जो भी हिस्सा होगा। लेकिन क्योंकि माजी में डील हुई है और ये खाली इस तरह की मौजूद नहीं है, जो चंद साहब को अच्छी तरह पता है कि जो NRO हुई थी वो क्या थी आफ्टर ऑल, वो NRO जो थी वो भी तो एक डील ही थी ना, जिसके जरिए ना सिर्फ के मियाँ के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वापस आई हैं, बल्कि बहुत सारे और भी पीपल्स पार्टी के सियासतदान, दीगर सियासतदानों के खिलाफ भी केसेस खत्म हुए और एमक्यूएम के खिलाफ भी खत्म हुए थे। अगर आपको याद हो आरिफ साहब, एमक्यूएम के खिलाफ भी इसको खत्म हुए। देखे ना एमक्यूएम, जी अल्ताफ हुसैन थे और सत्तार जो सत्तार साहब वो भी थे। तो ये कहना कि फारूक सत्तार साहब, तो डील कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है। अच्छा, मगर इसके पर आपने एक दिलचस्प बात की है। चंद साहब ये बताइए कि आप हमेशा कहते हैं कि जो मिलिट्री क़यादत और सिविलियन क़यादत है वो एक ही पेज पे है, तो इसके ऊपर कौन से पेज पे हैं? आप लोग सब एक ही पेज पे हैं? अगर वो उनको देखिए, अगर इजाजत दे दी गई, बेल हो गई, वो मुल्क से बाहर चले गए, तो हम क्या समझे कि इमरान खान साहब और जो हमारी मिलिट्री क़यादत है एक ही पेज पे हैं इस पे? देखिए, मैं आपको कह सकता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं आपको अपनी एक राय दे सकता हूँ। आप मुझे वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान के तौर पे ये बताएं। तर्जुमान के तौर पे तो मैं फिर बिल्कुल ये चाय पीऊंगा और पानी पीऊंगा और चला जाऊंगा। अच्छा, अगर आप मेरी राय लेना चाहते हैं, मैंने आपको कैटेगरिकली क्लियर बता दिया कि कोई ऐसी डील गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक डिस्कस ही नहीं हुई। इमरान साहब, लेकिन मैं आपको अगली बात बता दूं, अगर मियां साहब बाहर गए या अगर मियां साहब के साथ कोई NRO हुआ तो यकीनन सारे स्टेक होल्डर वन पेज पे होंगे। ये एक कॉमन सेंस की बात है। स्टेक होल्डर से मुराद वज़ीर-ए-आज़म होल्डर से जुडिशरी होती है, स्टेक होल्डर से एस्टैब्लिशमेंट होती है, स्टेक होल्डर से हुकूमत वक्त होती है। तो फिर आपके हाथ में क्या है जी? अगर आपने इन सबको साथ लेके चलना है और वोट आपका है, आप सुनामी लेके आए हैं, तो फिर आपके हाथ में क्या? मैं एक बात बताऊं, वोट बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, लेकिन इस मुल्क में हुकूमतें चलाने के लिए, हुकूमतें बनाने के लिए ये सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। डेमोक्रेसी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई कि आप लंदन मॉडल कर लें या देखें तो इधर कौन सा मॉडल पेंटागन में और ट्रम्प में कैसे तल्लुकात है। देखिए आप, मगर हावी कौन हो रहा है? देखिए हावी हमेशा, देखिए ये एक नई बहस है। आपको पता है ये मैं इस बहस में कोई पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे बता दें कौन हावी हो रहा है। देखिए, हावी हमेशा पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ही होती हैं। अच्छा, या इंसान का कंप्रोमाइजेस वो करता है जिसके अंदर अपनी कमजोरियां होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, जो कंप्रोमाइजेस करते रहते हैं खुद ही अपनी कमजोरियां, अपनी कामयाबियों का हम खुद सेरा लेना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों को हम ताना दूसरों को देना शुरू कर देते हैं। तो ये इस मुल्क में आंख मचोली खेली जाती रही है। ठीक, कब तक खेली जाती रहेगी ये कोई पता नहीं। अच्छा, तलाल चौधरी साहब, बात ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि मियाँ साहब की ख्वाहिश क्या है, चूंकि परवेज रशीद साहब जो उनके बहुत करीब है, उनके फैमिली मेंबर के तौर पे हैं, आप भी उनके बहुत करीब हैं, वो ये कहते हैं कि अगर उनका इलाज होना है तो फिर बाहर के डॉक्टरों से होना चाहिए। तो उनकी अपनी भी तो कोई ख्वाहिश होगी ना, क्या ख्वाहिश है? यहाँ पे रहना है, यहाँ पे इलाज करवाना है या बाहर जाना है? देखिए बात अभी मेडिकल बोर्ड्स बन रहे हैं, 3 मेडिकल बोर्ड्स बने हैं और तीनों ने यही लिखा कि ये इन्हें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए था। जानबूझ के 15-20 दिन, 1 महीना लेट किया गया और हमारी जो खदशात थे उन्हें हुकूमत ने सच करके बताया कि आप पहले मेडिकल बोर्ड ने अगर कहा है कि हॉस्पिटल दाखिल करवा दे तो आप हॉस्पिटल ले जाएं, उसके ऊपर दूसरा बना दीजिएगा, फिर तीसरा। आप जानबूझ के डिले कर रहे हैं। यानी ये कोई डील इस तरह की होती है कि भी 3-3 आप बोर्ड बनाए और उसके अब रह गई इलाज की बात। मेडिकल बोर्ड से आप बीमारी की तशखीस कर सकते हैं,
आप मरीज और उसके लवाहिकीन को इलाज करवाने पे मजबूर नहीं कर सकते कि फलाने हकीम से और फलाने डॉक्टर से करवाना। देखिए मैं या कोई भी ऐसा, तो फिर उनकी ख्वाहिश है कि वो बाहर नहीं, ख्वाहिश की बात देखे ना, ख्वाहिश किस वजूहात क्या है अगर जाना पड़े। वो जब प्राइम मिनिस्टर थे उनका वहां ऑपरेट इसलिए करवाना पड़ा कि उनकी ऑलरेडी मेडिकल हिस्ट्री जो थी उसी डॉक्टर के पास थी, उससे पहले प्रोसीजर वहां हो चुके थे। अब अगर वो अफोर्ड करते हैं, वो दुनिया में अगर कोर्ट बेल देती है, वो जहां चाहें वो अपनी मर्जी से वो अपनी तसल्ली के लिए इलाज ये है कि मार्च के अंदर फिर आप एक ड्राइव भी शुरू कर रहे हैं, मेरा ख्याल है पार्टी की ड्राइव शुरू कर रहे हैं। ये मिड टर्म इलेक्शंस की तो आप लोगों ने बात आज कर ही दी है एहसन इकबाल साहब ने, मगर आप कोई मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू कर रहे हैं। अगर मियां साहब मुल्क के बाहर चले जाते हैं, लेट्स बी फेयर, वोट तो मियां नवाज शरीफ साहब का है, तो फिर आपकी सियासी सरगर्मियों का क्या होगा? देखिए गुजारिश ये है, मियां नवाज शरीफ पिछले 10 साल में कितनी दफा बाहर गए हैं और कितनी दफा वो अगर जेल जाने के लिए बंदा वापस आ सकता है। अब ये बात पहले से सोच लेना। देखिए ना, अब चंद साहब की अब जरा थोड़ी सी हंसी निकली क्योंकि मैं जरा लंदन वाली बात पे आया हूं ना, और इनका ख्याल है कि वो ये दिल में पता क्या रखते हैं। मेरे बात तो मेरे जो दिल में मैं वो बता दूंगा। अच्छा, मेरे दिल में ऐसी बातें नहीं आती। के दौरान बताइएगा, अच्छा मेरी गुजारिश ये है, देखिए मेडिकल बोर्ड है, उसने जो बीमारी है उसकी निशानदेही की है और निशानदेही वो कर सकते हैं। कोर्ट में हमारा केस है, इलाज हमने कहां से करवाना है वो मियां साहब और उनके लवाहिकीन या उनके घर वाले जो हैं वो डिसाइड करेंगे। और अगर वो एक आजाद आदमी है, वो जब मर्जी वो लंदन जाए, वो न्यूयॉर्क जाए, वो इलाज किसी हकीम से कराएं, डॉक्टर से करवाएं, ये उनका काम। देखिए अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब जिस लाओ लश्कर के साथ उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने के बाद वो प्रोडक्शन आर्डर आप तो खुद ही जारी कर सकते हैं, और जिस तरह बैठे हुए हैं, और अल्लाह करे मियां साहब की भी सेहत ठीक हो। मैं हेल्थ के ऊपर तो मैं तो दूसरी राय नहीं देना चाहता कि ये सबके साथ एक जैसी होती है, लेकिन एक पॉलिटिकल सेहत जो है ना, इस मामले इस वक्त वो चेकअप उसकी जब स्क्रीनिंग हो जाएगी पॉलिटिकल हेल्थ की, पॉलिटिकल जब डायग्नोसिस बीमारियां सारी ठीक हो जाएंगी तो मामलात ऑटोमेटिकली सामने आ जाएंगे। ये खबरें साहब ने आपसे, आपकी पार्टी से, अब वो आपकी पार्टी से सवालात कर रहे हैं। देखिए सवाल, और उन्होंने सवाल किया जो पब्लिक में क्या सराहियां है ना, देखिए जो क्या सराहियां है ना जी पब्लिक में, वो तो मैंने आपको बता दी है। नहीं, एक डायरेक्ट सवाल है, स्पेसिफिक सवाल है, जरा वो दिखाइए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करने लगा हूं कि फिल फॉर शहबाज शरीफ के पीछे से रेंजर्स की गाड़ियां हटाई जाएं, वरना मुझे भी रेंजर्स की दी जाए गाड़ी। एक गाड़ी काफी है मेरे पास पुलिस की। जी चंद साहब, देखिए शेख साहब, और ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने गलती की। देखिए शेख साहब गलती की कि उनको पीएससी के चेयरमैन बना दिया। अब देखिए शेख साहब मोहब्बत में इदारों से मोहब्बत भी बड़े करते हैं, खुद इदारों के लिए मुश्किलात भी खड़ी कर देते हैं। इसका मतलब है रेंजर्स जो है ये आर्मी चीफ ने दी हुई है, अगर हटानी उन्होंने है, इसका मतलब है इस मुल्क की पार्लिमानी निजाम है वो आर्मी चीफ चला रहे हैं। देखिए शेख रशीद साहब का, इमरान खान साहब ने गलती की थी कि नहीं की थी? आप उनके तर्जुमान हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना के क्या वजीर आजम साहब ने गलती की? देखिए मैं गलती नहीं समझता इसको, मैं नहीं समझता, एक पॉलिटिकल बात है ये। दो जमातों के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, पार्लियामेंट को उन्होंने जैम कर दिया, उन्होंने कहा कोई और कमेटी नहीं लेंगे, हमने सिस्टम को आगे चलाना भी है, इस मुल्क की पार्लियामान को चलाना। आप नहीं समझते कि गलती की थी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता। वज़ीर आज़म का जो फैसला था मैं समझता हूँ बामरे मजबूरी उन्होंने आप कंप्रोमाइज किया पॉलिटिकल क्लास के साथ, ठीक है, मगर अपनी पार्लियामेंट के साथ, इस जमहूरियत के साथ उनकी ख्वाहिश थी। और देखें एक मॉरलिटी भी होती है कि जब बंदे के ऊपर केसेस हो, वो उनकी राय है कि पुरानी हुकूमतों के ऑडिट पैरा जाएंगे, पुरानी हुकूमतों का हिसाब होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि बिल्कुल खान साहब ने ठीक फैसला किया जो उन्होंने पार्लियामेंट को चलाने के लिए, डेमोक्रेसी को आगे ले जाने के लिए पॉलिटिकल और अपने फैसले पे डटे रहेंगे। बिल्कुल डटे रहेंगे। शेख रशीद साहब को क्यों भेज दिया फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? नहीं, शेख रशीद साहब नहीं जा रहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। मैंने आज जो मैंने सुना है कि नहीं जा रहे, वो अभी तक तो नहीं जा रहे। ये तो हो, अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। मेरे ख्याल में तो क्या मतलब आपने सुना है? आपने नोटिफिकेशन तो आपने जारी किया, नोटिफिकेशन कर, स्पीकर कौमी असम्बली नोटिफिकेशन करता है, बिल्कुल वो करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नोटिफिकेशन करेगा तो वो उस वक्त ही, मगर जाहिर है वो आपकी मर्जी के बगैर तो नहीं होगा। देखिए स्पीकर कौमी असम्बली इंडिपेंडेंट होता है, वो खुद उसने हाउस चलाना होता है,
कमेटी चलानी होती है। लीडर पार्टी देखिए, लीडर की राय लेता है, लेकिन वो किसी का पाबंद नहीं होता। स्पीकर कौमी असेंबली वो इंडिपेंडेंट होता है। यूसुफ रजा गिलानी ने, आपको याद है, उन्होंने जब प्रोडक्शन आर्डर जारी किए थे, मोहतरमा नाराज हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली मोहतरमा ने कहा कि स्पीकर साहब आपने ठीक किया। पिछले अदवार में जब मैडम हमीदा मिर्जा स्पीकर थी, हम एमएनए थे, यकीन जानिए, हम कहते थे अपोजिशन को आप इतना ज्यादा टाइम देती हैं, इतनी आप ये कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं और उन्होंने ये फैसला होने इंडिपेंडेंट चाहिए। स्पीकर को होने इंडिपेंडेंट फैसला हो गया कि शेख रशीद साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैंने कहा स्पीकर ने, आज मैंने टीवी पे पढ़ा है कि स्पीकर ने कहा कि ना साद रफीक को ना शेख रशीद साहब को, ये स्पीकर का फैसला है। बाकी जो फैसला फिर अल्टीमेटली अगर पीटीआई कहती है कि उनका अपना एक एमएनए को हटाकर शेख रशीद साहब को डाल दिया जाए उसमें, तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकली मिनिस्टर पहले रहा भी कभी नहीं पीएससी में। आरिफ निजामी साहब, सवाल आपसे है कि जिस तरह चंद साहब भी यहाँ पे कह रहे हैं, तलाल चौधरी साहब भी यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर मियां साहब चाहें तो वो बाहर जा सकते हैं, मतलब अगर उनकी बेल हो जाती है तो फिर वो चले जाएंगे, और यकीनन उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो जाहिर है जाना चाहेंगे और वहाँ के डॉक्टरों से अपना इलाज कराना चाहेंगे। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी हम मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसा सिनेरियो है तो मुझे ये बताइए कि पीएमएल-एन की जो सियासत है उसके ऊपर कितना ये असर होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं है। मियां नवाज शरीफ अब भी मुल्क में होने के बावजूद उनकी रहनुमाई तो ज़रूर है कलीदी सियासी फैसलों में, लेकिन अमली सियासत से तो वो जब से खासे अरसे से अब बाहर हैं, वो ये इलेक्शन के बाद से तो मुझे उनका कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। तो अगर वो लंदन चले भी जाएंगे तो इससे कोई जो पार्टी है वो तो चलती रहेगी। शहबाज शरीफ साहब तो मौजूद हैं, और आपको याद होगा कि पहले भी जब मुशर्रफ की एग्जाइल में थे तो उस वक्त तो बहुत सख्त हमला था पीएमएल-एन को तोड़ने के लिए, और क्यों बनी थी उनसे उसमें से। तो इसका ये मतलब नहीं था कि एन ख़त्म हो गई थी, उसमें निसार ये रोल अदा कर रहे थे। तो इतनी मेरे नहीं ख्याल से कि ये कोई इतना बड़ा मसला है कि मियां नवाज शरीफ के ले जाएंगे तो पार्टी की सियासत के ऊपर शायद कोई असर ना हो, मगर वोट बैंक पे असर होगा। जी, वोट बैंक पर असर देखिए, ये अब मेरे पास सामने बैठे हुए नदीम अब्दुल चंद साहब, ये बात है तो पीटीआई में इनका दिल अभी भी पीपल्स पार्टी में लगता है मुझे, क्योंकि हैं तो बुनियादी तौर पे जाले है। तो मकसद ये है कि इनको भी पता है सियासत का और मुझे भी पता है। वोट बैंक बनेगा जो पीटीआई की कारकर्दगी है ना, उसके ऊपर बनेगा। अगर वो कारकर्दगी वही रही जो पहले 6 माह में है, तो मियां नवाज शरीफ यहाँ हो या वहाँ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनका जो बाहर जाना है वो महज एक मेडिकल फैसला नहीं होगा, ये एक सियासी फैसला होगा। और सियासी फैसला जो है उसमें ये बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि जो डील वगैरह का पस मंज़र है, चाहे उनकी तबीयत जितनी भी ख़राब हो, यही कहा जाएगा कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो डील करके बाहर चले गए हैं, और इससे उनकी सियासी साख जो है यकीनन मुतासर होगी। ठीक, इधर हमने लेना है छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद नाजरीन फिर से हाजिर होते हैं। बहुत सारे अहम मामलात हैं, उनके ऊपर भी बात करनी है वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करते हैं 41 साला सुल्तान ज़मीन से की जो 22 मार्च 2018 से गायब है। इनकी 70 साला वालदा यिखा खान का कहना है कि वो इनके घर का वाहिद कफील था। सुल्तान ज़मीन की वालदा ने 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में पिटिशन दायर की है, जिसमें अपने लापता बेटे की बाजियाबी की दरख्वास्त की गई है, जिसको पिछले साल मुबैना तौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों के साथ गिरफ्तार किया था। मां का कहना है कि वो पिछले साल मार्च से अपने बेटे की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रही है, और अपने बेटे की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज जो भी है वो उसने हासिल कर ली है, और ये फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ बलोचिस्तान लौलराई में मुबैना तौर पर पुलिस के हाथों पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा इब्राहिम अरमान लूनी के कत्ल की पूरे मुल्क में पुरजोर मजम्मत की जा रही है, और तकाजा किया जा रहा है कि इस वाक़े की आज़ाद और शफाफ तहकीकात हो। हमारी दुआएं
और जो हमारी बाकी बातें हैं मरहूम के ख़ानदान के साथ हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल ने अरमान लोनी के कत्ल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है। अरमान लोनी के करीबी जो जानने वाले हैं वो कहते हैं कि इनका असल नाम इब्राहिम लोनी था, जबकि वो शायरी में अरमान का तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। इस वक्त हमारे साथ हैं जी रिटायर्ड कर्नल इनामुर रहमान साहब। आप एक वकील हैं, को पिटिशनर हैं इस केस के अंदर। सबसे पहले इनाम साहब ये बताइए कि इस केस को आप 1 साल से मेरा ख्याल है लड़ रहे हैं, या 1 साल से आप इस केस को देख रहे हैं, अब ये कोर्ट के अंदर आया है, सामने आया है, तो क्या आपको रिस्पांस क्या मिला है सीटीडी की तरफ से? देखें जी, 1 साल इसको हो चुका है। 23 मार्च 2018 को इसको अगवा किया गया, 26 मार्च 2018 को इसकी FIR दर्ज की गई, और आप अंदाजा लगा लें अब फरवरी आ चुका है लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। इनको वीडियो दी गई जिसके अंदर वो मुल्जमान पहचाने जा सकते हैं जिन्होंने इसको अगवा किया, मगर आज तक वो बरामद नहीं हो सके। और ये देखा जाए तो ये एक तीसरा इंसिडेंट है। नहीं, मगर अगर आपको वो मिलते हैं कोर्ट रूम के अंदर तो कुछ ना कुछ तो बताते होंगे ना कोई वजाहत तो पेश करते होंगे सीटीडी वाले। असल में इसकी अभी कोर्ट में फाइल हो चुका है केस, लेकिन अब बदकिस्मती देखिए हमारे यहाँ कि ये हैबियस का केस है। कानून ये है कि जिस दिन ये केस दायर होता है उसी दिन फाइल हो जाता है। आज इसको तीसरा दिन हो चुका है। फ्राइडे को हमने फाइल किया था, अभी तक इसकी हियरिंग शुरू भी नहीं हो सकी। अच्छा, ठीक है। ये दुख की बात ये, हालांकि इसको उसी दिन ही केस पर नोटिस जारी हो जाना चाहिए था, और ये कोई पहला केस नहीं है। ठीक है। तलाल चौधरी साहब, आप स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर रह चुके हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये पहला केस नहीं है। साहिवाल में क्या हुआ हमने देख लिया, तो जो सीटीडी है उनको क्या खुली छूट है कि वो इस तरह करें, और इतने इनकाउंटर्स वो करते कैसे हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम है और ये एक इशू है, प्रॉब्लम कहने की बजाय। इसमें देखें ना जी, सबसे ये हमारे मुल्क के जो हालात हैं, गैर मामूली हालात, उसमें गैर मामूली कानून भी बने, उसमें बहुत सारी ऐसे लोगों से भी हमारा पाला पड़ा कि जिनकी इन्वेस्टिगेशन, जिनको पकड़ने, जिनके सब कुछ करने के लिए आम कवानीन या आम तरीके से वो काम नहीं हो सकता था। इसमें अदारों की भी कई जगह गलती मौजूद होती है। अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। मैं वही बताता हूँ। देखिए ना, अकाउंटेबिलिटी का जो फोरम्स मौजूद हैं, हमारे पास हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, उसके बाद लापता अफराद का कमीशन जिसे सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो हेड करते हैं, वो मौजूद होता है। और इसमें मैंने जो देखा, जो मुझे पास कोई अथॉरिटी है, मैं उस पर आपसे अर्ज करता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस है इंटीरियर के हवाले से, कि तकरीबन 40% के करीब जो एप्लीकेशंस उनके पास जाती हैं वो या लोग बाजियाब हो जाते हैं, या लोग कई दफ़ा मिसिंग ही खुद से हुए होते हैं, खुद भी मिसिंग होते हैं। हाँ, इसके अंदर तो देखिए, मैं इस वाक़े की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं जनरल आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और उसमें हाँ, ये इशू है, हाँ, और हमें इस इशू को सीरियसली हैंडल करना चाहिए, और इसकी एक बुनियाद जो है, वजह जो है, हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो कोई 2 अफराद की पार्टी PTM कहे, या वो कोई बलूचिस्तान से आवाज़ आए, या वो फाटा से आवाज़ आए, हमें इन आवाज़ों को गौर से सुनना चाहिए और हल तलाश करना चाहिए। अच्छा, मगर हल तो हुकूमत ने तलाश करना है ना चंद साहब। बात यह है कि इमरान खान साहब वीकेंड पे पंजाब गए, वहां पे उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिफॉर्म्स लाऊंगा। अब बलूचिस्तान में जो हुआ है उसके ऊपर एहतजाज हुआ है, शटर डाउन स्ट्राइक हुई है बलूचिस्तान के अंदर आज। मुझे ये बताइए, अगर इस तरह के हालात रहे और आप लोगों ने फिल फॉर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर तो लोगों के अंदर रिजेंटमेंट बढ़ती चली जाएगी। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो बिल्कुल इसके कोई दूसरी राय नहीं है कि गवर्नमेंटों की जिम्मेदारी होती है, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का क्यों बलूचिस्तान वाला इशू है वो खालस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ये आपको भी पता है कितना सेंसिटिव इशू है बलूचिस्तान में। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं और उस पर फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए उस बंदे के लिए, इब्राहिम के लिए, और इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, मगर इसके अंदर जब आप कहते हैं कि हम पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएंगे, हमारे इंश्योर का हिस्सा है, तो जहां अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप क्या रिफॉर्म्स लेके आएंगे? जहां तक इशू साहिवाल के इशू से आप पुलिस रिफॉर्म को जोड़ रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म्स यकीनन बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि इसमें हम अभी तक स्लो प्रोसेस है पुलिस रिफॉर्म्स का। बात इधर ही आके रुकती है पुलिस रिफॉर्म्स में। नहीं, सिर्फ पुलिस रिफॉर्म नहीं है, यहाँ जुडिशियल सिस्टम की रिफॉर्म्स होने वाली हैं, यहाँ प्रोसिक्यूशन की रिफॉर्म्स होने वाली हैं, यहाँ बहुत सारी रिफॉर्म्स है। सिर्फ पुलिस रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ जुडिशियल सिस्टम जितना गला सड़ा है,
अगर इसके अंदर आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो पुलिस ला के पकड़ भी देगी बंदे को। आपने तो मिलिट्री कोर्ट्स भी अब बना दे, देखें उसके बावजूद ये वो भी मिलिट्री कोर्ट्स जो बनी है वो जुडिशियल सिस्टम की फेलियर से ही बनी है ना। अच्छा, तो अब तो जुडिशियल सिस्टम आपका बहुत अच्छा हो गया है, उन्होंने जो है मियां नवाज शरीफ साहब को जेल भेजा, इतने बड़े-बड़े गॉडफादर्स को, तो अब तो अगर इस मुल्क में जुडिशियल सिस्टम प्रॉपर वर्किंग कर रहा होता उस वक्त कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस एजेंडे के ऊपर मुतफिक ना होती। नून लीग का दौर था, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर मैं समझता हूँ उस वक्त जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी 20 निकाती एजेंडा था, 18 निकात तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करनी थी, पॉलिटिकल हुकूमत नहीं करनी थी ना, तो कितने में हुई। अब ये इश्यूज ऐसे हैं कि ये इश्यूज मैं समझता हूँ इन इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स ना पहले जिस तरह मुतफिका तौर पे हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर, अब भी करना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान बना लें या कोई नया नाम रख लें, इसके ऊपर मैं समझता हूं कि आपका पुलिस रिफॉर्म्स हो, जुडिशियल तो सिस्टम आपको एक नया आप कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान वजूद में आना चाहिए, रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, आरिफ निजामी साहब, क्या यही मसला है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो वजूद में आना चाहिए? क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है हालात इतने खराब हो गए हैं, और आपने देखा कि बलूचिस्तान में क्या हुआ है, आज तो वहां पे शटर डाउन स्ट्राइक रही है और पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ ना सिर्फ पंजाब में, बलूचिस्तान में तो कब से एक रिजेंटमेंट रही है। आरिफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बीच में नहीं आई जी। अच्छा, मैंने कहा जी ये जिस तरह के चंद साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी नया नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, मगर मुझे बताइए कि जिस तरीके से तेजी से चीजें बिगड़ी हैं तो उसके अंदर तो बलूचिस्तान के अंदर आज पूरा दिन शटर डाउन स्ट्राइक रही है, तो ये तो इनको बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मैं समझ गया आपका सवाल जी। ये 2-3 इश्यूज हैं जिनको हैंडल करने की जरूरत है। मसलन मिसिंग पर्सन है, मिसिंग पर्सन के कमीशन के सरबराह चेयरमैन है भी हैं, जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड। इस पे ये एक ऐसी मतलब ठीक है वो कोशिश करते हैं, कुछ रिकवर भी हो गए होंगे, लेकिन आपको पता है कि मिसिंग पर्सनस के मोरक़ात क्या हैं। उसकी वजह ये है कि अदालतें जो है कन्विक्ट नहीं कर पाती, तो ये एक कुछ तो जैसे तलाल साहब ने कहा कि वो खुद ही मिसिंग होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है बड़ी आसानी का रास्ता अख्तियार किया जाता है कि उनको मिस करा दिया जाता है, और ये एक ऐसा मसला है जो कि बड़ी देर से चला आ रहा है। अब आपने बात की नेशनल एक्शन प्लान की कि एक तरफ तो 2 दफा मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन हो चुकी है, तीसरी मांगी जा रही है। पीपल्स पार्टी ने तो सब वाज़ेह तौर पे कह दिए कि हम नहीं देंगे। अब मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उस एक सिम्प्टोमेटिक है इस बात का कि हम अपना कोई ऐसा सिस्टम नहीं कर सके जिसके ज़रिए हम जो दहशत गर्दी में मतलूब हैं लोग या जो उसमें मुलजिम हैं उनको ट्राई कर सकें। उसकी कई मुराकात हैं। रहा बलूचिस्तान का मसला, आपने PTM का भी जिक्र किया है। मसला यह है कि बलूचिस्तान हमारा सॉफ्ट टेंडर वैली है, वहाँ बड़े मामलात हैं। हम दावा तो करते हैं कि हमने दहशत गर्दी के को हमने इट्स ऑन द रन और हमने उसको कुचल दिया उस सांप को, लेकिन ये बात बलूचिस्तान के अवाम के लिए तो एक मजाक ही है ना। जहाँ अभी आपने खुद लोरा लाई वाले जिक्र किया, स्ट्राइक का जिक्र किया, फिर जो PTM का आदमी मारा गया है उसका आपने जिक्र किया, तो मतलब है कि ये सियासी हुकूमत का, चंद साहब से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि सियासी हुकूमत का मसला है। वहाँ सियासी हुकूमत जो है वो नहीं है, वहाँ पे जो सदर्न कमांड के कमांडर हैं, जो मतलब हमारे आसिम सलीम वाजा जो पहले जो इसके DG ISP आर्मी थे वो वहाँ पे मौजूद है, वो समझते हैं इन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फौज के देखने की हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान बने, नेशनल एक्शन प्लान जो 20 निकाती था उसमें से कौन से नुक्ते पे अमल हुआ है? क्या हमने नैरेटिव बदला है? क्या हमने कोई कोशिश की है कि हम विन ओवर करें जो छोटे सूबे के लोग हैं उनको? आरिफ साहब, आपने जो एक नुक्ता उठाया है उसके ऊपर हम आगे बहस बढ़ाएंगे वक्फे के बाद, और जो नुक्ता आपने उठाया है वो अहम है। आपने ये उठाया है कि इसके अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी जो मिलिट्री है उसको भी बोर्ड पे लाना होगा, और जहां तक मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन है वहां पे दीगर पार्टियां कहां खड़ी हुई हैं, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तलाल साहब से पूछेंगे वक्फे के बाद।